वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। बात करेंगे प्रोग्राम में इस सेगमेंट में खास तौर पर हेल्थ सेगमेंट में कि शॉर्टेका क्या बीमारी है, ये कैसा पेन है, ये कहाँ पर होता है, इसका रूट कॉज क्या है, इसकी वजूहात क्या है, इसके इलाज मुआवजा सबसे पहले डायग्नोस करने के लिए आपको क्या करना चाहिए। जो केसेस मैंने ज़्यादातर देखे भी ब्रेक में हम डिस्कस भी कर रहे थे, उसमें बहुत सारा मसला आपकी डिस्क को लेके, वो L1, L2, L3, L5 हो, उसकी वजह से ये एक नर्व होती है जो कि डिस्टर्ब करती है आपकी पूरी टांग को, राइट या लेफ्ट। ये सारे सवाल जो हैं ये हम कर लेते हैं। डॉक्टर शिजा हमारे साथ मौजूद है, कंसल्टेंट है, फिजियोथेरापिस्ट हैं। आपको आज के प्रोग्राम में वेलकम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। बताइएगा बेसिकली शुरू से शुरू करते हैं, शॉर्टेका है क्या और इसका रूट कॉज क्या होता है? ठीक है, शॉर्टेका बेसिकली शॉर्टिक नर्व को बोला जाता है, उसकी इम्पिंजमेंट को बोला जाता है शॉर्टिका। और शॉर्टिक नर्व कहाँ होती है? ये आपकी दोनों टांगों को सप्लाई करने वाली मेन नर्व को बोला जाता है शॉर्टिक नर्व। अब शॉर्टिका कैसे आता है? इसकी बहुत सारी कॉजेज हो सकती हैं। जैसे कि आपने बताया कि डिस्क स्लिप, जो डिस्क अवेलेबल होती हैं आपके मोहरों को दरमियान में, वर्टिब्रास के दरमियान में, जैसे कि L1, 2, ये आपकी वर्टिब्रास के लेवल हैं, उनके पार्ट्स हैं जिनका स्पेसिफिक नाम है L1, L2, L3, L4, S1, और उनके दरमियान में डिस्क अवेलेबल होती हैं। मोस्ट कॉमनली आपके डिस्क स्लिप की वजह से आपकी इम्पिंजमेंट आती है शॉर्टिक नर्व पे, जिसको हम लोग शॉर्टिका बोलते हैं। इस इम्पिंजमेंट के साथ क्या होता है कि लोगों को अक्सर जो है एक पूरी टांग में दर्द आता है, हो सकता है आगे की तरफ से आए, हो सकता है पीछे की तरफ से आए। स्टार्ट अक्सर जो है आपको लो बैक पेन स्टार्ट होता है, अक्सर जो स्टार्टिंग इसके एक्यूट फेज होती है, सब लोग कहते हैं कि जी हमें कमर से दर्द स्टार्ट होता है और पूरी टांग तक रेडिएट करता है। ये इसके कुछ सिम्टम्स होते हैं। अच्छा, इसकी कॉजेज की जब हम लोग बात करते हैं, जरूरी नहीं है कि आपकी डिस्क स्लिप की वजह से आए, इसकी बहुत सारी कॉजेज हो सकती हैं। इसकी आपकी पट्टों के अकड़ाव की वजह से, ठीक है, पाइरिफॉर्मिस सिंड्रोम जिसको बोला जाता है, ठीक है। इसके अलावा डीजनरेटिव चेंजेस की वजह से उम्र के साथ साथ जो है ना आपकी वर्टिब्रास के डीजनरेटिव चेंजेस स्टार्ट हो जाते हैं, जैसे कि आपकी मोहरें हैं उसकी नोकें निकलना स्टार्ट हो जाती हैं, और वो जो नोकें हैं आपकी इस जो मेन नर्व है उस पर दबाव कॉज करती हैं, और इसको हम लोग शॉर्टिका बोलते हैं। अच्छा, ये जो आप दबाव की बात कर रहे हैं, अगर शॉर्टिका की बात करें, ये डिफरेंशिएट कीजिएगा कि ये राइट या लेफ्ट दोनों लेग्स में हो सकती है? हाँ, दोनों में। आपने कहा कि ये जो प्रेशर होता है उसकी वजह से आपकी शॉर्टिका जो वेन होती है वो आपकी स्प्रेस हो जाती है, और इसकी स्प्रेस होने से ही आपके पूरे लेग में दर्द होता है। ग्रेजुअली पूरी टांग में दर्द होता है, बिकॉज जो मैंने केसेस देखे हैं वो आप आहिस्ता आहिस्ता वो दर्द आगे बढ़ता है और पिंडली तक जाता है। तो वो नर्व जो है वो थ्रू आउट दब जाती है इसकी वजह से, या फिर वो किसी हिस्से तक रहती है? अच्छा, ये भी डिपेंड करता है कि आपका रूट कॉज क्या था, किस वजह से आपको ये शॉर्टिक नर्व पे इम्पिंजमेंट आई है, किसी एक्सीडेंट के बाद आई है, डिस्क स्लिप की कौन से टाइप आई है। आप डिस्क स्लिप की अगर बात करते हैं तो इसकी बहुत सारी टाइप्स हैं, जैसे कि डिस्क बल्ज अक्सर लोगों ने सुना है, ये कॉमन सा लफ्ज़ है डिस्क बल्ज, हर्निएशन सुना है, डिस्क प्रोट्रूजन सुना है। ये उसकी टाइप्स हैं डिस्क स्लिप की। ये उसकी टाइप पे, उसकी रूट कॉज पे डिपेंड करता है कि उसकी कितनी इम्पिंजमेंट आई है और उसके जो है सिम्टम्स कितने सीवियर होंगे। स्टार्टिंग फेज में आपको लंबर से ही, मतलब लो बैक से पेन स्टार्ट होता है और आहिस्ता आहिस्ता जो है रेडिएट करता है। इसके बहुत से लोग इलाज कर रहे होते हैं, जी, मतलब क्लेम भी बहुत से लोग कर रहे होते हैं, होम्योपैथ भी क्लेम कर रहे होते हैं, हकीम भी क्लेम कर रहे होते हैं। तो खाने वाली दवा से कोई इसमें बेहतरी के चांसेस हैं, या आपकी एक्सरसाइज और आपकी फिजियोथेरेपी वही फायदेमंद हो सकती है सर? जी, इसमें थोड़ी सी मैं बात ऐड करना चाहूँगी कि अक्सर जो लोग हैं वो ऐसा बोलते हैं, ये भी एक रूट कॉज पर डिपेंड करता है कि आपकी असली वजह क्या थी, किसकी वजह से शॉर्टिका यानी कि शॉर्टिक नर्व पे इम्पिंजमेंट यानी कि दबाव आया है। अच्छा, अगर आप इसको कुछ करेंगे नहीं, एक्सरसाइज नहीं करेंगे, मोबिलिटी नहीं करेंगे, जस्ट छोड़ देंगे, और दवाई ने सिर्फ आपको सेडेटिव इफेक्ट देना है, मतलब आपको जो पेन महसूस हो रहा है वो आपको नम कर दिया जाएगा, हाँ, फॉर द टाइम बीइंग। और इसमें अक्सर ऐसा होता है कि लोग जो मेडिसिन खाते रहते हैं और वो एक्सरसाइज नहीं करते, बेड रिडन हो जाते हैं, मोबिलिटी नहीं अपनी ऐड करते उस चीज में, और वो फिर स्टेनोसिस में उनकी ये कंडीशन डेवलप हो जाती है, मतलब फिर उनको दोनों टांगों में दर्द स्टार्ट हो जाता है। अब्दुल रऊफ साहब ने जो सवाल किया ना, बड़ा कंसर्न इस लिहाज से भी कि हमने रूट कॉज की बात कर ली, बीमारी की बात कर ली, इलाज बड़ा जरूरी है।
میں نے جو 1-2 کیسز دیکھے اس میں یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں بیسیکلی جب ہم ڈسک کی بات کرتے ہیں یا L5 کی بات کرتے ہیں یا کسی بھی L1-2 کی بات کرتے ہیں تو ہم یہ ایزیوم کرتے ہیں کہ ریڑھ کی ہڈی میں یا ڈسک کا معاملہ ہے, لیکن پین ہمیں ہوتا ہے لیگ میں. تو یہ بتائیے گا کہ بہت سارے ڈاکٹرز سجیسٹ کرتے ہیں کہ یا تو اس کا ایک ڈیپ انجیکشن ہوتا ہے, آپ کو وہ لگتا ہے, یا یو شوڈ گو فار دی سرجری. تو سوال بڑا آسان تھا عبدالرؤف کا کہ کیا دوائی سے ہم اس سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں, دوائی پلس ایکسرسائز؟ جی ہاں, اس طرح دوائی کے ساتھ کیا ہوگا کہ آپ کی جو آپ ایکسرسائزز کریں گے وہ تھوڑا ایزی ہو جائیں گی, کمفرٹیبل ہو جائیں گی. لیکن دوائی, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ دوائی اگر ایک میڈیسن ایک ٹیبلٹ بھی کھاتے ہیں تو اس کے ساتھ اس کے بہت سارے ایڈورس افیکٹ آتے ہیں. تو اس میں ہم لوگوں کی فیلڈ یعنی کہ فزیوتھراپسٹ یہ ایک رول پلے کرتے ہیں, فزیوتھراپسٹ, کائروپریکٹر, کہ آپ کو سپرفیشلی وہ میڈیسن انجیکٹ کرتے ہیں. مطلب آپ کو کھانا نہیں پڑتی, آپ کو جیل وغیرہ جو مسکولر ریلیکسنٹ ہے وہ اپنی مشینوں کے تھرو اس کو ایڈ کرتے ہیں تاکہ فرسٹ گول جو ہے آپ کی پین سب سائڈ ہو جائے. اور اگر آپ صرف کھا رہے ہیں دوائی تو انجیکشن یا سرجری کی طرف نہیں جا رہے. جی حرمیت ہمارے ساتھی ہیں اسلام آباد میں, ان کا سوال لیتے ہیں. جی حرمیت. جی اچھا ڈاکٹر, اگر ہم دیکھیں زیادہ تر اس قسم کی جو بیماریاں ہیں, جوڑوں کا درد ہو یا کمر میں درد ہو, یہ خاص کر ہم خواتین میں زیادہ دیکھتے ہیں. اس کی کیا وجوہات ہے؟ کیا ہمارا جو لائف سٹائل ہے یا خواتین کا جو لائف سٹائل ہے اس میں اس کو بدلنا ہو تاکہ اس بیماری سے وہ نکلے؟ تھوڑا سا اس بارے میں بتائیے, کیونکہ بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ مردوں میں یہ تعداد جو ہے اس قسم کی بیماریوں کی بڑی کم پائی جاتی ہے. اچھا, اس کی 2 وجوہات ہیں. پہلی بات تو خواتین کی وہ بیئر کرنے کی انٹینسٹی اتنی نہیں ہوتی مرد حضرات کی نسبت, مطلب مرد بھی اس کنڈیشن میں مبتلا ہوتے ہیں. دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کا سیڈیٹری لائف سٹائل ہوتا ہے, مطلب گھر پہ رہنا اور گھر والا کام کرنا, اور اس کو سمجھنا کہ ہم لوگ ایکسرسائز کر رہے ہیں, ہم لوگ کی ورزشیں چل رہی ہیں. خواتین کا یہ بڑا کانسیپٹ آ جاتا ہے یہاں پر. دوسرا, خواتین جو کنسیو کرتی ہیں, اگر شاٹکا کی بات کریں تو جب وہ کنسیو کرتی ہیں ان کے ایبڈومن ویٹ کی وجہ سے ان کی لمبر کا پرابلم سٹارٹ ہو جاتا ہے. تو یہ ملٹیپل کازز, اس لیے ہم لوگ بول سکتے ہیں کہ خواتین کو زیادہ ہے. لیکن مرد حضرات بھی ان کنڈیشن سے مبتلا ہوتے ہیں, لیکن وہ کیونکہ بیئر کر لیتے ہیں اور اس کو اتنا وہ انیشلی یا ایکیوٹ فیز میں نہیں پکڑتے, تو یہ ایک وجہ ہو سکتی ہے. ہم یہ زیوم کرتے ہیں یا ہم اس کو ریلیٹ کر دیتے ہیں نا کہ اگر موروں کا, جوڑوں کا اور یہ مسئلہ ہوگا تو یہ خواتین سے زیادہ افیلیٹ ہوتا ہے بنسبت مردوں کے. اسی لیے سوال ہے, کین وی گیٹ ریڈ آف دس؟ مطلب اگر ہم بینگ اے فزیوتھراپسٹ, آپ مجھے بتائے گا کہ آپ انجیکشن نہیں کر رہے, سرجری نہیں کر رہے, آپ صرف دوائی کھا رہے ہیں اور آپ کے بتائے ہوئے ایکسرسائز یا تھیراپی کی طرف جا رہے ہیں, تو کتنی دیر میں اس سے چھٹکارا حاصل کیا جا سکتا ہے؟ یا اگر یہ ایکسٹریم پر جاتی ہے تو وہ ایک ایکسٹریم پوائنٹ کیا ہے؟ اچھا, ایکسٹریم پوائنٹ جیسے میں نے بتایا ہے کہ آپ کو دونوں ٹانگوں میں درد سٹارٹ ہو جائے گا, ٹھیک ہے, وہ شاٹکا سے آپ کو سٹینوسس میں وہ چیز کنورٹ ہو جائے گی. پہلے ریڈیکولوپیتھی تھی, پھر مائلوپیتھی کنورٹ ہو جائے گی, یعنی کہ آپ کو دونوں ٹانگوں میں درد آئے گا اور سن ہو جانے والی کنڈیشن, اور آپ کو اپنی ٹانگوں میں جیسے کہ بے جان محسوس کرنا, یہ آپ کو محسوس ہوگا. یہ خیر یہ سیویئر کنڈیشن آ جاتی ہے, کرونک کنڈیشن آ جاتی ہے. ایکیوٹ کنڈیشن ایسے ہوتی ہے کہ جس میں آپ کو سٹارٹنگ میں درد آیا, آپ کو پتا چلا کہ یہ شاٹکا ہے, آپ اس کو پکڑ لیں. سیشنز ہوں گے, اس کے سیشنز ہوتے ہیں 8 سے 10 سیشنز ہوتے ہیں, جو کہ آپ کو فزیوتھراپسٹ یا کائروپریکٹر کے پاس جانا پڑتا ہے. اس کے بعد آپ کسی بھی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو آپ کو ہمیشہ یہ بتاتا ہے کہ اگر آپ کو مہروں کا مسئلہ سٹارٹ ہے تو اس کی احتیاط آپ کو پوری زندگی کرنا پڑتی ہے. ٹھیک ہے, وہ ریکور تو ہو جاتے ہیں, امپنجمنٹ ختم ہو جاتی ہے, لیکن وہ احتیاط پھر سے ویسی نہیں کرتے. احتیاط کیا ہوتی ہے؟ احتیاط یہ ہے کہ آپ نے کوئی جرکی موومنٹ نہیں کرنی, جھک کے اٹھنے کا کام جو ہے زیادہ نہیں کرنا, ویٹ لفٹنگ زیادہ نہیں کرنی. اکثر خواتین, جیسے کہ خواتین کی بات کی گئی کہ خواتین کو یہ کیوں مسئلہ آتا ہے, تو اب میں نے جیسی بھی کنڈیشنز دیکھی ہیں کہ خواتین شاٹکا کے ساتھ ہوتی ہیں, ٹریٹمنٹ کروانے آ رہی ہیں, لیکن اپنے بچوں کو ویسے ہی اٹھاتی ہیں. مطلب آپ نے اس وقت تو پرہیز کرنا ہے نا, تو یہ بعد میں وہ سب چیزیں نہیں کرتی. مطلب شاٹکا ایک ایسی بیماری ہے, اگر ہم یہ کہیں تو غلط نہیں ہوگا, کہ دوبارہ ریورس ہو کر ہم اپنی ایکچوئل کنڈیشن میں نہیں جا سکتے. ساری زندگی کی احتیاط ہے, لیکن وہ احتیاط ہے, وی نیڈ ٹو لیو ود دس. نہیں, ایسا نہیں ہے کہ آپ اس سے ریکور نہیں ہو سکتے. اگر تو ڈسک سلپ کی بات ہے, ڈسک سلپ کی جیسے میں نے ٹائپس بتائی ہیں, پروٹروژن, بلج, یہ کنڈیشنز جو ہیں آپ کو ریکور ہو سکتی ہیں, ڈسک واپس جا سکتی ہے. ڈسک اتنا میٹر نہیں کرتی ڈسک سلپ, لیکن مسئلہ تب آتا ہے جب وہ آپ کے نرو پہ امپنجمنٹ کاز کرتی ہے. اگر ایک دفعہ آپ نے امپنجمنٹ ختم کر دی, اس کے بعد اگر آپ احتیاط کرتے رہیں گے تو اس سے آپ بچ سکتے ہیں, اس کی سیویئر کنڈیشن سے بچ سکتے ہیں. خواتین میں عموماً یہ دیکھا ہے کہ بڑی عمر کے ساتھ ساتھ کیلشیم کی کمی ہو جاتی ہے. جی بالکل, اور اس کی وجہ سے ہڈیوں پہ ان کے اثرات ہوتے ہیں, ری جنریشن کے چانسز کم ہو جاتے ہیں, ڈی جنریشن زیادہ ہو جاتی ہے. تو کیلشیم کھانے سے یا کیلشیم پروڈکٹس لینے سے کیا اس میں شیاٹکا میں
फ़र्क पहुंच सकता है, कोई फ़र्क पड़ता है? हड्डियों का जो रीढ़ की हड्डी में भी ज़ाहिर है वो डिजनरेशन होगी, उसकी वजह से भी क्या हो जाती है? जैसे कि मैंने बताया कि ख़वातीन जो है ना प्रोन होती हैं कैल्शियम डेफिशिएंसी के, मतलब ख़वातीन की जब बात करते हैं तो इनको कैल्शियम, क्योंकि मेनोपॉज आ जाता है, वो सारी इनकी कंडीशंस आती हैं, कंसीव करती हैं, तो ये मल्टीपल कॉजेज होते हैं। अच्छा, कैल्शियम खाने से आप कैसे रिकवर, जैसे मैंने बात की है कि मोहरों की डिजनरेटिव चेंजेस स्टार्ट हो जाते हैं, और अगर एज से पहले स्टार्ट हो, जैसे कि नोके निकल आना, ठीक है, इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाना, तो कैल्शियम से आप अपनी हड्डियों को तो बचा सकते हैं डेफिनेटली। अगर किसी मोहरों का या मोहरों के किसी पार्ट का इशू है और उस वजह से शाटिका है तो ये बच सकती हैं इस तरीके से। ठीक है जी। हरमीत, कोई सवाल है आपका? अच्छा, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि एक तो खैर आप सर्दी आ रही है और सर्दियों में तकलीफ बड़ी ज्यादा हो रही है, तो क्या तरीकाकार होने चाहिए कि कम से कम वो तकलीफ जो है वो कम हो? और एक रिवर्स होना, हम देखते हैं कि ट्रीटमेंट भी हो जाती है, लोग बेहतर भी हो जाते हैं, लेकिन अचानक कहीं ना कहीं दोबारा ये तकलीफ दोबारा शुरू हो जाती, तो मुस्तकिल हल क्यों इसका मुस्तकबिल में नजर नहीं आता? इसकी क्या वजूहात हो सकती है? अच्छा, इसके लिए मैं हमेशा बताती हूँ अपने पेशेंट्स को कि आपके लिए बेल्ट है स्पेसिफिकली, ठीक है, इस तरीके की बहुत सारी चीजें ऐड की जाती हैं। आपका कुशन ऐड किया जाता है, अगर ड्राइविंग कर रहे हैं तो वहां पर आपने कुशन ऐड करना है, बेल्ट पहननी है, ये सब चीजें ऐड करनी है। अच्छा, पेशेंट जैसे ही रिकवर हो जाता है, उसकी इंपेंजमेंट खत्म हो जाती है, वो सोचता है कि मैं बिल्कुल रिकवर हो गया हूँ, मैं बिल्कुल पहले जैसा हो गया हूँ, और वो एक्टिविटी फिर से अपनी वैसे ही करना स्टार्ट कर देता है। अच्छा, सर्दियों का फैक्टर ये होता है कि सर्दी की वजह से आपकी वेज़ोकंस्ट्रिक्शन आ जाती है, वेज़ोकंस्ट्रिक्शन आ जाती है, और अक्सर हम लोगों ने देखा है कि हम लोग जो है सर्दी से परहेज नहीं करते या वो सब चीजें नहीं की जाती। तो अगर ये पट्टे की वजह से है, मतलब मस्कुलर स्टिफनेस की वजह से ये पेन है, तो ये फिर दोबारा आ सकता है। तो इसके लिए बेहतर है कि आप अपने मसल्स की स्टिफनेस उतनी ना होने दें, मसल्स को रिलैक्स रखें, स्ट्रेचेस को ऐड किया करें, एक्सरसाइज किया करें। अच्छा, ठीक है डॉक्टर शीला, ये बताइएगा कि हम इसकी रूट कॉज पे तो हमने काफ़ी बात कर ली है, इलाज मुआवजा भी मैक्सिमम हमने शेयर कर लिया है, लेकिन ये बाजुकात आपको फ्रॉम नोवेयर ये पेन शुरू हो जाती है, मतलब आप क्या ऐसी चीज़ें आपको रोज़मर्रा ज़िंदगी में नहीं करनी चाहिए? मैं बीमारी से पहले की प्रिकॉशंस की बात कर रही हूँ, जैसे आपकी एज ज़्यादा होगी, आपको ऑटोमेटिकली एहतियात करनी चाहिए। बहुत सारे केसेस हमने ऐसे भी देखे कि शाटिका की पेन आप बिल्कुल ठीक होते हैं, आप बिल्कुल तंदुरुस्त होते हैं, आपकी बॉन्स ठीक हैं, आपकी हेल्थ ठीक है, लेकिन ये अचानक से कोई हल्का सा काम करने से भी ये पेन जो है वो शुरू हो जाती है, उसमें क्या क्या एहतियात हमारी? अच्छा, इसमें ऐसा होता है कि अक्सर जो है पेशेंट्स जो हैं, जैसे ही इम्पेंजमेंट ख़त्म होती है ना, वो सोचते हैं कि हमारी डिस्क नॉर्मल पोजीशन पे आ गई है, हमारे हमारी मोहरों का जो इशू था, जैसे कि हाइपोलोडोसिस हो जाना, हाइपोलोडोसिस हो जाना, वो कर्व की वजह से जो आ रही है, वो उसकी रूट कॉज ठीक हो गई है, जिसकी वजह से हमारी दर्द खत्म हो गई है, इम्पेंजमेंट खत्म। लेकिन रूट कॉज को वो रिकवर नहीं करते, रूट कॉज को रिकवर नहीं करते, इस वजह से उनको रीअकरेंस आ जाती है। अच्छा, आपने अभी अपनी गुफ्तगू में जिक्र किया कि या आप जाएं कायरोप्रैक्टर की तरफ, और या आप जैसे आप करते हैं फिजियोथेरेपी, मतलब उसकी तरफ जाएं। एक तो इनमें फ़र्क समझा दीजिए, इनके तरीके इलाज का कोई फ़र्क है? आम आदमी को जब कहा जाता है ना, तो कायरोप्रैक्टर के बारे में तो उसको ज़रा शक होता है थोड़ा सा कि पता नहीं इसका। फिजियोथेरेपी के बारे में भी बड़ी मुश्किल से लोगों का कोई एतमाद आया है। अच्छा, फिजियोथेरेपी, कायरोप्रैक्टर, एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगी कि क्योंकि आपको दवाइयों से बचाने वाली ये आपकी है ट्रीटमेंट तरीका इलाज है, तो इसलिए हम लोग तो हमेशा यही कहते हैं कि दवाई से जितना आपको एडवर्स इफेक्ट आना है, क्योंकि अक्सर लोग दवाइयाँ खाते रहते हैं, पूरी ज़िंदगी खाते रहते हैं, उनका लिवर डैमेज हो जाता है, उनको बहुत सारी कंडीशन आ जाती हैं, ठीक है, एडवर्स इफेक्ट आते हैं। तो ये ट्रीटमेंट आपको लॉन्ग टर्म है, आपको थोड़ा इत्मीनान रखना पड़ता है, लेकिन आपकी रिकवरी अच्छे से आ जाती है। और इसमें सबसे पहले तो आपके पोस्चर को गाइड किया जाता है। अच्छा, अब कायरो और फिजियो में डिफरेंस ये होता है कि कायरोप्रैक्टर के थ्रू हमने जैसे कि बात की है कि डिस्क स्लिप का इशू आ जाना, डिस्क स्लिप की वजह से शाटिका आ जाना, तो कायरोप्रैक्टर टेक्निक के थ्रू हमने उनकी रीअलाइनमेंट करनी होती है, स्पाइन की रीअलाइनमेंट करनी होती है, ठीक है। जैसे कि अगर हम रीअलाइन करेंगे, फेसियल जॉइंट लॉकिंग आ जाती है, जिसकी वजह से ये शाटिका की कंडीशन आती है, तो रीअलाइन करेंगे अपनी बॉडी को, जो कि आपकी स्पेशली कर्व है, एस शेप कर्व है, जो कुदरतन कर्व है, अगर वो चेंज हो जाए तो फिर आपको ये सारे मसले आते हैं। तो हमने कायरोप्रैक्टर यानी कि मैनिपुलेशन के थ्रू वो
وہ کرتے ہیں. اور فزیوتھراپی میں آپ کے مسکولواسکیلیٹل بوتھ کو ٹریٹ کیا جاتا ہے موڈیلٹیز کے تھرو, ایکسرسائزز کے تھرو. فائدہ دونوں کا ہے. فائدہ دونوں. دوائیوں سے بچنے کے لیے سر بہترین طریقہ علاج ہمیں کائروپریکٹر کے پاس جائیں یا فزیوتھراپسٹ کے پاس جائیں, یہ بہتر ہے, اور لوگ زیادہ تر یہ پریفر بھی کرتے ہیں, لیکن احتیاط ضروری ہے جو کہ کرنی بھی چاہیے. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر شزا, اور بڑی اچھی پروڈکٹیو گفتگو رہی آپ سے. ہم نے ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے, واپس آتے ہیں, آپ دیکھتے رہیے یہ پروگرام جس سے ہم کہتے ہیں گڈ مارننگ پبلک.